स्केचिंग शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? महंगे पेपर्स, महंगी पेंसिल्स, महंगे इरेजर्स, महंगे ब्लेंडर्स, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स। इन सब को स्केचिंग नहीं बोला जाता है। मेरी इस बात को सुन के शायद कुछ लोगों को अजीब लगे कि यार क्या बोल रहा है, कि इनको स्केचिंग नहीं बोलते, फिर किस चीज़ को स्केचिंग बोलते हैं। सबसे पहले ऐसा समझिए, जो आप बना रहे हैं, चाहे वह पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, उसको हम आर्ट वर्क बोलते हैं, ना कि स्केचिंग। और स्केचिंग ड्राइंग के अंदर एक पार्ट होता है जहाँ पे हम क्विकली चीज़ों को कैप्चर करते हैं। ड्राइंग एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर सभी चीज़ें आती हैं। ड्राइंग का मतलब है कि हम उसमें लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस, वैल्यूज़, लाइट एंड फॉर्म, सारी चीज़ों को सीखते हैं। और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है स्केचिंग। स्केचिंग में बेसिकली हम करते क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हम उसके क्विक फील को कैप्चर करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे सामने गाय खड़ी है तो हम उसकी एक एक आँख को नहीं बनाएंगे, हम बस क्विकली उसका फील कैप्चर करेंगे कि कुछ 2, 4, 5 मिनट में हम उस गाय को इस तरह से बनाएं कि उसका फील आने लगे, उसकी पोजीशन का फील आने लगे। अगर मैं इस तरह से हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ तो मैं क्विकली इस चीज़ को कैसे कैप्चर करूँ, उसको हम स्केचिंग बोलते हैं। स्केचिंग करने के लिए ना आपको महंगे पेपर चाहिए, ना महंगे टूल्स चाहिए। स्केचिंग में हम रिपीटेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि स्केचिंग में हम बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में चीज़ों को कैप्चर करते हैं, इससे कि हम जो प्रोसेस होती है उसको बार बार दोहराते हैं, जिससे कि हम उस प्रोसेस को और अच्छे से सीख जाते हैं। मैंने अभी कुछ सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हर संडे को एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम स्केचिंग के बारे में और किस तरह से आपको स्केचिंग करनी है, उसका प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली समझेंगे कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, किस तरह से हम स्केचिंग करते हैं, किन किन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, क्या मिस्टेक्स होती हैं। हमारी स्किल सेट मैटर करती है। मतलब अगर हमारी स्किल अच्छी है तो हम क्विकली स्केचिंग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 150 घंटे लगा के कोई रियलिस्टिक आर्ट वर्क बना रहा है, और एक आर्टिस्ट है जो वही सेम चीज़ 2 घंटे में कर रहा है, लेकिन उसके आर्ट वर्क में एनर्जी फील हो रही है, क्विकली सारी चीज़ों को समझते हुए कर रहा है, तो उस 150 घंटे के मुकाबले उस 2 घंटे के आर्ट वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। क्योंकि जब हम आर्ट की फील्ड में वर्क करते हैं तो वहाँ कई सारे घंटे, 150 घंटे लगा के कोई भी आर्ट वर्क बना सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि हम कितना क्विकली उस चीज़ को बना सकते हैं, कितना क्विकली उस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हालांकि ऐसा होता है कि हम इतनी स्पीड में वर्क नहीं कर पाएँ, लेकिन जिस तरह से हम जब प्रोसेस को समझने लगते हैं तो हम इजीली फास्टली वर्क करते हैं। तो स्केचिंग से बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम एक तो चीज़ों को बहुत क्विकली ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, उनको देखना सीख जाते हैं। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हज़ारों टेक्निक्स, लूमिस मेथड्स या ये मेथड वो मेथड, हज़ारों टेक्निक्स को छोड़ के अगर हम केवल चीज़ों को देखना ही सीख जाएं तो हम इजीली कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए स्केचिंग इस चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ डेमोस के साथ इस चीज़ को बताया है कि आपको किन किन पॉइंट्स का याद रखना चाहिए, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, किस तरह से आपको रेफरेंसेस लेने हैं, और भी जो चीज़ें हैं जो हम स्केचिंग के टाइम करते हैं, और कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो उन सब पर हम डिटेल्ड में इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस सीरीज़ में हम हर संडे को एक सेशन अपलोड करेंगे जिसमें हम अलग अलग चीज़ों पर वर्क करेंगे और उनके बारे में समझेंगे भी कि इस चीज़ में हमें किस चीज़ पर वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि स्केचिंग भी हम अलग अलग रीजन्स से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले एक डायरी या कोई पेपर जो आपके पास पड़ा हो, और एक पेन या पेंसिल कुछ भी ले लीजिए, और साथ साथ में स्केच कीजिए ताकि आप इस चीज़ का मज़ा भी ले सकें। और नोट्स भी बनाइए कि शॉर्ट नोट्स की किन किन चीज़ों पर आपको वर्क करना है। अगर आप इन चीज़ों को लिखेंगे तो आपको ईजीली याद भी रहेगा और आप आगे उन पर वर्क भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्टिल लाइफ का फ़ोटो लिया है। इसको मैंने खुद ही क्लिक किया था, आप गूगल वगैरह से भी निकाल सकते हैं। अब पहले हम
यह समझते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई मतलब हम इस चीज़ की ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि हम जितने एरिया में वह चीज़ आएगी उसको कुछ 7 से 8 स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लाइन से यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। और इस स्टेज में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो हमारे सब्जेक्ट का ओवरऑल जो पोजीशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं से भी जब स्टार्ट कर देते हैं बनाना तो उससे कोई एरिया बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है और कोई एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और लेकिन जब हम सिंप्लीफिकेशन से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं तो उससे हमें पता रहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ओवरऑल वह किस जगह में आएगा। मतलब उसका जो एरिया है वह हमें पता चल जाता है कि इतनी जगह में हमारा जो सब्जेक्ट है वह आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस में इस सब्जेक्ट की जो यहाँ पे हमारे सामने है उसकी ब्लॉकिंग कर ली है। अब धीरे धीरे हम उसमें और जो लाइंस हैं ऐड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल आ सकता है कि स्टिल लाइफ ही क्यों? तो स्टिल लाइफ इसलिए क्योंकि स्टिल लाइफ को समझना बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले आसान है, क्योंकि स्टिल लाइफ एक तो इजीली अवेलेबल है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं से, मान लीजिए आप खुद रैंडम बैठे हैं तो आपके सामने जो भी चीज़ें हैं आपको जो सही लग रहा है आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और स्टिल लाइफ में जो शेप्स होते हैं उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि यह तो जो बर्तन है, जो डिब्बा है, तो यह रेक्टेंगल शेप में है और इसमें भी कुछ रेक्टेंगल, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स भी बन रहे हैं। तो इसमें जो बेसिक शेप्स होते हैं उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं धीरे धीरे और जो कर्व्स हैं, पहले तो मैं उसको छोटी लाइंस में तोड़ रहा हूँ। जो बड़ी लाइंस में हमने पहले सिंप्लीफाई किया था, तो अभी मैं उसको कुछ छोटी लाइंस में, जो उसमें थोड़े थोड़े से जो मोड़ हैं जहाँ पर राउंडनेस है, उसको पहले हम छोटी छोटी लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस में बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को बनाना ज़्यादा आसान है कर्व्स के मुकाबले। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मैं आपको लाइन दूँ जिसमें बहुत सारे कर्व्स हो, उसके मुकाबले अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन दूँ बनाने के लिए तो वह ज़्यादा आसान है। इसलिए हम पहले स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें जब हमारी स्ट्रेट लाइन सही बन जाती है तो उसके बाद हम उसमें कर्व्स को ऐड करते हैं, राउंडनेस को ऐड करते हैं। स्केचिंग करते टाइम आपको एक चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि एक तो आपको चीज़ों को देखना बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। और एक टर्म्स हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के फील्ड में कि स्टार ओवर फिनिश। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टार्टिंग की स्टेज में दे रहे हैं तो यह ज़रूरी है। अगर आप इसके मुकाबले अगर जो फिनिशिंग की स्टेज है, मतलब जो डिटेलिंग्स है, शेडिंग है, उस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो ड्राइंग होती है तो उसका मेन पार्ट होता है जो होता है उसका ड्राइंग स्ट्रक्चर, मतलब जो उसका कंस्ट्रक्शन, लाइंस कैसे, एंगल्स कैसे हैं। क्योंकि अगर हम कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अगर उसमें नाक अगर थोड़ी बहुत अगर टेढ़ी हो गई तो उसमें हम फिर चाहे जितनी शेडिंग कर लें, उसमें वैल्यूज़ दे लें, तो वह ख़राब ही दिखेगी। लेकिन अगर हमारी ड्राइंग सही है तो अगर शेडिंग और वैल्यूज़ में अगर हम उनको इतने अच्छे से कर भी नहीं पाएँ तो फिर भी हमारा जो आर्ट वर्क है वह अच्छा दिखेगा। इसलिए आपको स्टार्ट ओवर फिनिश रूल को ध्यान में रखते हुए स्केचिंग करनी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की स्टेज है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें स्टार्टिंग की स्टेज पर मेनली फोकस करना है। जैसे कि स्केचिंग में हम मेनली इसी चीज़ पर वर्क करते हैं कि हम जो स्टार्टिंग की स्टेज है उसको कितनी जल्दी ऑब्जर्व करके कितनी जल्दी अच्छे से लाइंस की प्लेसमेंट करते हैं। अब यहाँ क्विकली मैं वैल्यूज़ को समझने के लिए टर्मिनेटर लाइन दे रहा हूँ। टर्मिनेटर लाइन का वह लाइन होती है जिससे हम लाइट फैमिली और डार्क फैमिली को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो साइड में हमें जो एक परछाई वाला हिस्सा दिख रहा है तो इसमें हम टर्मिनेटर लाइन का यूज़ करके उसको डिवाइड कर देंगे, ताकि जब हम वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करें तो उसको क्विकली समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं हल्की हल्की हैचिंग ऐड कर रहा हूँ ताकि उस एरिया को हम इजीली समझ पाएँ, उसको डिवाइड कर पाएँ। हैचिंग को भी हमको अलग से नहीं सीखना पड़ता, हम स्केचिंग में ही हल्की हल्की हैचिंग को ऐड करके इसको ईज़िली इम्प्रूव कर सकते हैं। हैचिंग में बस एक ही डायरेक्शन में लाइंस खींचते हैं और लाइंस को रिपीट नहीं करते कि मतलब कि हम दोनों डायरेक्शन से लाइन को खींचें। हम बस एक ही फ्लो में और एक डायरेक्शन में लाइंस का यूज़ करते हैं। और जब हम इसकी
बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली इसमें फ्लो आने लगता है, हमको इसकी अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। अब जैसे कि जो ऊपर का जो ढक्कन है तो वह थोड़ा जो डिब्बे के नीचे के पार्ट से ज़्यादा डार्क है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अब उसमें भी थोड़ा हैचिंग ऐड करेंगे। हैचिंग का यूज़ हम केवल वैल्यूज़ को समझने के लिए करते हैं, तो इसलिए आप वैल्यूज़ पर फोकस करिए, ना कि आप अलग से हैचिंग पर टाइम वेस्ट कीजिए। अगर आप वैल्यूज़ को अच्छे से समझने लग जाएंगे तो हैचिंग भी आप इजीली करने लगेंगे, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हम एक दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट हुआ है सेम है, बस उसका एंगल थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम यही सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। यह प्रोसेस एवरग्रीन प्रोसेस है, मतलब हम कुछ भी करें, स्केचिंग करें, स्टिल लाइफ करें और लैंडस्केप करें, फिगरेटिव ड्राइंग करें, यह प्रोसेस सेम ही सारी जगह काम करती है। किसी भी आर्ट वर्क को बनाने में बस यही 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्टली हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड उसमें जो राउंडनेस होती है कर्वनेस ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें फिर वैल्यू सेट करते हैं। बस इन्हीं 3 स्टेजेस में हम किसी भी अपने सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं ईजीली। और इन तीनों स्टेप्स में हमें बस एक ही चीज़ का याद रखना है कि स्टार ओवर फिनिश और ड्रॉ व्हाट यू सी। ड्रॉ व्हाट यू सी एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, इसको गोल्डन रूल आप सभी अपने डायरी में भी नोट कीजिए। ड्रॉ व्हाट यू सी, इस रूल का मतलब है कि हम जो चीज़ सामने देख रहे हैं क्या उसको बना भी पा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एंगल हम अलग अलग, अगर मेरे सामने अगर कोई कुर्सी पड़ी है, आप इमेजिन करिए कि अगर आपके सामने कोई कुर्सी पड़ी है तो अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों लोगों के एंगल से वह कुर्सी अलग दिखेगी। तो हमें बस यही चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि हमें अगर हमारे सामने अगर कोई चीज़ पड़ी है तो हमको यह सोचना ही नहीं है कि हम वह चीज़ बना रहे हैं। अगर मेरे सामने गिलास पड़ा है तो मैं यह सोचूंगा ही नहीं कि मैं गिलास बना रहा हूँ, मैं जस्ट उसको कुछ लाइंस में सोचूंगा कि यह कुछ लाइंस हैं और इसका एक शेप है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मान लीजिए अगर आप एक सेब बना रहे हैं, एप्पल बना रहे हैं, तो बचपन से ही हम उसको कंटिन्यूअसली बनाते आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में वह चीज़ पहले से ही भरी हुई है कि इसका शेप ए होता है। तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम अपने माइंड से ही फिर उसको बनाने लगते हैं, लेकिन जो हमारे सामने सेव पड़ा है हम उसको नहीं देखते हैं। तो हमें पहले चीज़ों को देख कर ऑब्ज़र्व करना है, हमें बस जस्ट उसको एक शेप के तौर पे देखना है कि यह शेप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब हम चीज़ों को बस देखना सीख जाते हैं, भले ही फिर आप बोलो कि मैं स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर हम पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं, प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है, स्टेप सेम है। तो हमें बस जस्ट चीज़ों को अपनी आंखों को ट्रेन करना है। अगर हम इस चीज़ को कर ले जाते हैं, हम चीज़ों को देखना सीख जाते हैं, उसको कुछ लाइन्स एंगल्स में, कुछ शेप्स में अगर देखना सीख जाते हैं और उनको ड्रॉ करना सीख जाते हैं, तो हम फिर चाहे पोर्ट्रेट बनाएं, फिगरेटिव ड्राइंग बनाएं, स्टिल लाइफ बनाएं, लैंडस्केप बनाएं, कुछ भी बनाएं, सारी जगह यही तरीका काम आता है। तो हमेशा ड्रॉ करते वक्त गोल्डन रूल जो है ड्रॉ व्हाट यू सी, इसको याद रखिए और स्टार ओवर फिनिश रूल के साथ वर्क कीजिए। क्योंकि जैसा कि हर एक चीज़ में, जैसे कि अगर आप किसी मकान को बना रहे हैं, उसमें अगर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नींव अगर गड़बड़ हो जाएगी, उस स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, तो वह घर ढह जाएगा। तो उसी तरह जो ड्राइंग में हमारा जो बेसिक उसका शेप से स्ट्रक्चर है, वह हमारे ड्राइंग की नींव होती है, हमारे आर्ट वर्क की नींव होती है। तो हमें इस नींव पर काम करना है। जैसे कि अगर कोई जो बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, तो वह अगर मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो वहाँ जो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, मिट्टी की क्वालिटी। अगर मिट्टी में कंकड़ पत्थर है, मतलब जो उसका जो बेसिक मटेरियल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, सही नहीं है, तो उसको अगर वह कितनी भी अच्छी तरीके से बना ले, तो वह कुछ समय बाद जब वह सूखेगा तो वह चटक जाएगा। तो उसी तरह जो हमारी ड्राइंग है वह हमारा बेस है, मतलब जो हमारी बेसिक चीज़ है। तो हमें यहाँ पे केवल अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक शेप्स है, उस पर फोकस करना है। यहाँ पे मैं लाइंस को डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली वह चीज़ दिख सके। जब आप ड्रॉ करो तो आपको फर्स्टली बहुत ज़्यादा लाइटली लाइंस को यूज़ करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ सही है, तो उसके बाद आप उसको थोड़ा बहुत डार्क कर सकते हैं। अब लाइटली ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम चीज़ों को बनाते हैं तो कई बार उनको हमको मिटाना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो कई लोग पेंसिल का भी यूज़ कर रहे होंगे आप में से। तो जब हम बहुत ज़्यादा गड़ा के उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो उससे उसमें फील नहीं आता है, और जब हम इस तरह से गड़ा के करते हैं पेंसिल को यूज़, तो उससे हम एक फ़्लो के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। और अगर पेंसिल से भी करते हैं तो अगर हम उसको मिटाना भी चाहें तो उससे जो उसके जो मार्क्स हैं वह दाग रह जाते हैं। इसलिए हमें अपने टूल को लाइटली यूज़ करना है। अब मटेरियल्स को थोड़ा समझ लें कि यहाँ पे मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप पेंसिल का यूज़ करें या पेन का। तो स्केच में हम कुछ भी पेपर कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो बच्चों की कॉपी आती है 10-20 रुपए की ड्राइंग की, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई जीरोक्स पेपर फोटो कॉपी वाले पड़े हैं उनके पीछे कर सकते हैं। मैं तो यही करता हूँ, जो कागज़ जैसे कि मेरे घर में कॉलेज वगैरह का काम होता है, तो जो फालतू के जो पेपर पड़े रहते हैं जैसे कि जिनका कोई यूज़ नहीं है फोटो कॉपी के, तो मैं उनका भी यूज़ करता हूँ। उन सारे पेपर्स को इकट्ठा करके मैं एक पंच मशीन से उसको पंच कर लेता हूँ, फिर वही मेरी स्केच बुक रहती है, फिर उसका ही यूज़ मैं अपने स्केचेस के लिए, कोई स्केचिंग के लिए करता हूँ। तो आप ऐसे ही किसी भी चीज़ पर, मतलब जो जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने नोटबुक के पीछे, रफ नोटबुक के पीछे कहीं भी ये चीज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि आप हर एक चीज़ को बारीकी से करें। उसके लिए हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हैं जहाँ हम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से सुधारते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्विकली उस चीज़ को बस ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब मैंने एक बोतल ली है, मैं अलग अलग सब्जेक्ट के यूज़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे मैं स्टिल लाइफ ही ले रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्टली स्टिल लाइफ ही लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि स्टिल लाइफ में हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कितना लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ। बस हम जब ब्लॉकिंग करते हैं तो लाइटली ही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं पेन से इस चीज़ को कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मिटा नहीं सकता इस चीज़ को, इसलिए मैं लाइटली ड्रॉ करता हूँ ताकि जो लाइन्स हैं वह मेरी सही बने, उसके बाद ही मैं उसको डार्क करूँ। और हम पेन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को माइंड में सवाल आ सकता है आप में से कि हम पेंसिल का तो यूज़ कर सकते हैं, फिर पेन की क्या ज़रूरत है। तो पेंसिल का यूज़ जब करते हैं तो हमारे पास यह चीज़ रहती है कि हम उसको मिटा सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, यार गलत हो जाएगा तो हम मिटा लेंगे। लेकिन जब हम पेन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई चांस ही नहीं रहता है। तो हम अपने आप को ज़्यादा फोर्स करते हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि हमारी लाइन एक बार में ही सही आए, इसलिए पेन का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप पेन का यूज़ करें, जो आपको टूल कंफर्टेबल हो। मैं पेन का यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, और किसी चीज़ में अगर आपको उसको करने में मज़ा नहीं आएगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फर्स्टली जिन चीज़ों में आपको अगर ब्रश से करने में मज़ा आ रहा है तो आप ब्रश से कीजिए, पेन से आ रहा है तो पेन से कीजिए, पेंसिल से आ रहा है तो पेंसिल से कीजिए। बस स्केचिंग को करना ज़रूरी है और प्रोसेस को करना ज़रूरी है। और पेन से एक और बेनिफिट है कि अगर मेरी कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं दोबारा उस चीज़ को करूँगा, क्योंकि स्केचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगते हैं। जब हम और ज़्यादा डीपली स्केचिंग को समझते हैं, मतलब जो कंपोजिशन है, और जो अगर जैसे कि हम कोई पेंटिंग बड़ा फाइनल आर्ट बनाना जा रहे हैं तो उसके लिए हम जो ट्रायल्स करते हैं, जो जिन्हें हम थंबनेल स्केचेस बोलते हैं, उनके बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो जब हम इस टाइप से वैल्यूज़ की स्टडीज़, मतलब जो डीपली स्केचिंग समझते हैं, तो उसमें कई बार हम आधे घंटे, 20 मिनट, 40 मिनट टाइम देते हैं। और जब हम केवल प्रपोर्शंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट के अंडर इस चीज़ को बनाता हूँ। हम और ज़्यादा क्विक स्टडीज़ भी करते हैं जहाँ हम केवल क्विकली उस चीज़ को कैप्चर करते हैं, उसमें हम इतनी ज़्यादा लाइन्स का भी यूज़ नहीं करते। जहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे हम क्विकली बस फ्लो के अंदर कुछ 1 या 2 मिनट में, 30 सेकंड में ही मतलब स्केचिंग करते हैं। तो हम इस तरह से धीरे धीरे टाइम लिमिटेशन के साथ अपना वो कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं कि मैं 10 स्केचेस बनाऊँगा और केवल 5-5 मिनट में बनाऊँगा। तो इस तरह से हम टाइमर लगा के भी स्केचिंग कर सकते हैं। बस आप स्टार्टिंग से इस चीज़ को मत कीजिएगा, क्योंकि स्पीड के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो बेसिक चीज़ें, जो प्रोसेस है, उसको मिस कर देते हैं। जिस चीज़ पर हमें वर्क करना चाहिए उसको ही हम छोड़ देते हैं।
तो आपको पहले अपने जो प्रोपोर्शंस एंगल्स है, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है जो लाइंस कितनी लंबी है, उसकी विड्थ कितनी है, जो सब्जेक्ट हम बना रहे हैं वह कितनी लंबा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, और जो उसके एंगल्स हैं लाइंस के वह कैसे हैं, एक लाइन के कंपैरिजन में दूसरी लाइन कितनी छोटी या बड़ी है, कौन से एंगल पर है, इन सारी चीज़ों को हम प्रोपोर्शंस बोलते हैं हम। और इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट, जिसमें हम एक लाइन की कंपैरिजन दूसरी लाइन से करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं और अगर कंपैरेटिव मेजरमेंट को समझ जाते हैं, तो अगर कोई स्केच अगर आप छोटी सी फ़ोटो से देख के अगर कोई स्केच बना रहे हैं तो वहाँ पे यह चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि मान लीजिए मैंने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, अब मैंने उसको एज्यूम किया कि इस फ़ोटो के अकॉर्डिंग अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है तो अगली जो लाइन मैं खींचूंगा वह जो फ़ोटो में लाइन है उसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी होगी, उसी अकॉर्डिंग से हम इस 5 सेंटीमीटर की लाइन से भी उसको कंपेयर करेंगे। मतलब एक लाइन को हम दूसरे लाइन से केवल कंपेयर करते हैं कि अगर मैंने यह लाइन इतनी 5 सेंटीमीटर की खींची है तो मैं दूसरी लाइन खींचूंगा तो वह हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम फील करते हुए, कंपेयर करते हुए अपनी ड्राइंग में अप्लाई करते हैं। तो यह बहुत बहुत फंटास्टिक एक तरीका है जिससे आप किसी भी ड्राइंग को कितने भी बड़े पेपर पर, कितने भी बड़े कैनवास पर इजीली बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में आता है कि यार मैं इतना बड़ा आर्ट वर्क कैसे बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, छोटे तौर पे तो मैं चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ। तो यह चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसलिए आप स्केचिंग में इस चीज़ को भी समझिए कि आपको चीज़ों को कंपेयर करके भी ड्रॉ करना है, कि मतलब लाइंस को भी कंपेयर करना है। और जो कंपैरिजन होता है वह हर एक लेवल पर होता है कि जब आप वैल्यूज़ को भी प्लेसमेंट करते हो तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा लाइट और कितनी ज़्यादा डार्क है। जब हम इस तरह से कंपेयर करके चीज़ों को में वैल्यूज़ को ऐड करते हैं अपने आर्ट वर्क में, तो वह चीज़ हमें फिर और ज़्यादा अच्छे से हमें उसमें रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। इसलिए आप इस चीज़ को भी अपना सकते हैं और आपको इस चीज़ को करना ही है अपने आर्ट वर्क में। और इन सारे शब्दों में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इस चीज़ को जब आप करेंगे, इन वर्ड्स को जब आप यूज़ करेंगे तो नॉर्मली आपके अंदर है वर्ड्स खुद से हैबिट आने लगेगी, आप फिर खुद से इन चीज़ों पर वर्क करने लगोगे। इसलिए इन वर्ड्स को लिखना ज़रूरी है ताकि आप जब इस चीज़ को, जब इस सेशन को देखें तो आपको क्विकली रिमाइंड हो सके कि मुझे इन चीज़ों पर वर्क करना है। हालांकि मैं और भी वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैं इन चीज़ों के बारे में डीपली शेयर करूँगा कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और रेफरेंस लिया, अब यहाँ पे मैं केवल जो लैंप आगे रखा हुआ है केवल उसको ड्रा कर रहा हूँ। तो आपको स्केचिंग करते टाइम यह नहीं देखना है कि आपको पूरा कंपोजिशन ही ड्रॉ करना है। देखो, जब हम केवल इस चीज़ में यह देखते हैं कि हमको कितना करना है, हमें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इतना कर रहा हूँ मैं इसको पूरा भी कर सकता हूँ, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ सही लग रही है, किसको करना है। क्योंकि जब हम आर्ट वर्क्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम चीज़ों को बस कॉपी नहीं करते, कि हम बस एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं कि कौन सी चीज़ सही लग रही है, किस चीज़ को रखना चाहिए, किस चीज़ को और ऐड कर दे तो वह आर्ट वर्क और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है, किसी कलर मीडियम को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर मैं इस आर्ट वर्क में यह कलर मीडियम अगर एक्सपेरिमेंट करूँ, यूज़ करूँ तो कैसा रहेगा। तो इस टाइप की जो हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं वह हम स्केचिंग के टाइम पे ही करते हैं, मतलब उसमें स्केचिंग में ही हम इस सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो स्केचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ हम शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं, मैं और चीज़ें जो आर्ट के फील्ड में होती हैं, जैसे कि हम अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करते हैं और जो कई बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं और भी चीज़ें जब हम उन पर वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमें कई बार टाइम नहीं मिलता, या हम कोई पर्सनल अपना इशू होता है तो हम पर्सनल चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। तो उस वजह से जब भी हमें टाइम ज़्यादा, हम अपना टाइम नहीं दे सकते, तो हम इजीली वहाँ पे 25 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हम इन स्केचेस को कर सकते हैं। अगर आप 10-20 मिनट भी अगर निकाल सकते हैं तो आप इजीली कोई एक जेस्चर स्टडीज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो अभी से स्टार्टिंग से आपको इन पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की, मतलब जो मैं बिजनेस स्टडीज़ ये सब चीज़ों में अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी आपको फर्स्टली अपनी जो फंडामेंटल्स हैं, जो अपनी बेसिक स्किल्स हैं, उनको आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो और चीज़ें होती हैं वह इसी के बेस पर होते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं
सारी चीज़ों को सेम प्रोसेस के साथ बना रहा हूँ। तो इस चीज़ पर बिल्कुल नहीं जाइए कि यार मैं 2-4 बार करूँ। मैं एक वर्ड शेयर करता हूँ कि रिपीटेशन ब्रिंग्स परफेक्शन। हम जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपीटेड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे चीज़ों में परफेक्शन आएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी पत्थर पर 10 लाख लीटर पानी एक साथ डाल दें, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि अगर हम किसी पत्थर पर 10 लाख लीटर पानी डाल दें तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह पानी एक साथ बह जाएगा। लेकिन अगर वही पानी, वह 10 लाख लीटर पानी जब उसके ऊपर एक एक बूंद करके गिरता है तो उस चीज़ से उस पत्थर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब उसमें गड्ढा हो जाता है, उसमें जो एक नाली टाइप की बन जाती है। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जब एक पानी की बूंद इतना इम्पैक्ट डाल सकती है, बस वह कंसिस्टेंसी के साथ लंबे टाइम तक गिर रही है। तो यहाँ पे यह चीज़ को समझना ज़रूरी है कि रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी के साथ रिपीटेशन। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया। आपको चाहे भले ही आप 10 मिनट करो, लेकिन आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम अपनी स्केचिंग को देना है। अब यहाँ पे मैं साइन कर रहा हूँ तो आपको भी अपने जो आप स्केचिंग करो अभी आज ही आप इस चीज़ को करना, तो साइन करके उसमें डेट ज़रूर लिखना, ताकि जब आप 10-20 दिन 15 दिन महीने भर जब इस चीज़ को करो तो आपको जो इम्पैक्ट है वह ईज़िली दिख सके। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम स्केचिंग करते हैं, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पर हमें वर्क करना है। तो आगे मैं और भी ऐसे वीडियोस हर संडे को अपलोड करता रहूँगा, जिनमें अभी तो हम मेनली स्केचिंग के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो हमारा बेसिक चीज़ों को देखना, उनको क्विकली कैप्चर करना है, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और साथ में मैं और भी जो फंडामेंटल्स हैं जिन पर हम ड्राइंग को सीखते टाइम वर्क करते हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उन सब को वीडियोस भी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं मुझसे और भी जो आर्टिस्ट हैं उनकी ग्रोथ हो सके। और अगर आपसे जुड़े हुए और भी जो आर्टिस्ट हों उनको यह वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वह सही तरीके से अपनी स्किल पर काम कर सकें। क्योंकि जब हम साथ मिलके आर्ट की अवेयरनेस को फैलाएंगे, आर्ट की फील्ड में काम करेंगे, तभी यह फील्ड और ज़्यादा ग्रो होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम और अच्छे से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ स्केचिंग के बारे में समझेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।